हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। सब्जेक्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसका हम चैप्टर 4 करने वाले हैं, नारीवाद परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यानी फेमिनिज्म को इस चैप्टर में हम डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपको ये समझना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन करो। ये जो लेक्चर आप देख रहे हो इसकी पीडीएफ में इसी ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है, कब शेयर करूंगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आपने डाली नहीं, तो अभी जल्दी ही हम इसकी पीडीएफ बनवा के वहाँ पे डलवाने वाले हैं, तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे इस नाम से सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फेमिनिज्म यानी नारीवाद। तो नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत जो है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो फेमिनिज्म है, ये जो नारीवाद है, ये जो विचार है, ये कहाँ से आया है और क्यों आया है। तो देखिए क्या है, आपको आप सभी जानते हो कि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है हमारे समाज में। हमने पढ़ा है, हमने समझा है। लेकिन महिलाओं को उतना अधिकार भी नहीं मिले हैं, उनकी आवाज़ों को हमेशा दबाया गया है। उनको कहीं ना कहीं, ठीक है, उतना महत्व नहीं दिया गया है समाज में जितना पुरुषों को मिला है। तो इसलिए कुछ विचारक ऐसे आए, कुछ मतलब समाज सुधारक ऐसे आए जिन्होंने महिलाओं की आवाज़ जो था उसको उठाने की बात की। और यही नारीवादी विचारक या फिर नारीवादी फेमिनिज्म विचारक कहलाते हैं। ठीक है, तो नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत जो है वो हमको क्या बताता है, पहले हमको ये पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत हमको बताता है कि समाज और राजनीति की जो पारंपरिक सोच है, जो एक सोच है, उसमें आप देखोगे कि महिलाओं के जो एक्सपीरियंस हैं, महिलाओं की जो आवाज है, महिलाओं के जो अधिकार हैं, उसको हमेशा से कम महत्व दिया गया है, यानी उनके अधिकारों को दबाया गया है। ठीक है, उनकी सोच को दबाया गया है, उनको कहीं ना कहीं कुछ सीमित जगह तक ही रखा गया है। जैसे महिला का काम क्या है, ये कहा जाता है महिला का काम क्या है, तो लोग कहते हैं उसका काम है विवाह करना, विवाह के बाद बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना पोसना, ठीक है, घर परिवार को देखना, ये महिला के काम है, ये बताया गया है। तो नारीवादी जो है इस विचारधारा के खिलाफ है। वो कहते हैं कि भाई ये नारी की इस तरीके से आप नारी को सीमित कर देते हो। ठीक है, उसको केवल हाउस वाइफ बना के रख देते हो। महिला जो है वो राजनीति में क्यों नहीं आ सकती, महिला जो है वो किसी और काम में क्यों नहीं जा सकती, ठीक है, उसको करियर बनाने से क्यों रोका जाता है। तो वो बातें रखते हैं, कौन रखते हैं? नारीवादी विचारक रखते हैं। तो यहाँ पे विचारधाराओं की लड़ाई है जो आपको देखना है। तो देखिए पारंपरिक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो ज्यादातर आप देखोगे पुरुषों के अनुभवों पे ही आधारित है। आपको जितने भी फिलोसोफर मिलेंगे, जितने भी थिंकर्स मिलेंगे, जितने भी पॉलिटिकल एनालाइज करने वाले मिलेंगे, या जितने भी विद्वान मिलेंगे, वो ज्यादातर पुरुष मिलेंगे। पुरुषों ने लिखा है और पुरुषों के नजरिए से लिखा है, पुरुषों के लिए लिखा है। महिलाओं की बातें भी मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी जितनी पुरुषों की बातें मिलती हैं। इससे नाराज रहते हैं, कौन नाराज रहते हैं? फेमिनिज्म वाले, यानी फेमिनिस्ट जो है वो नाराज रहते हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं उतना महत्व नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए नारीवादी विचारक जो हैं वो पक्षपाती जो संरचना है इसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई जो पुरुष हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पक्षपात करा है, महिलाओं को उतना सम्मान, उतनी वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, इसलिए वो लड़ाई करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, आप ऐसा मान लीजिए। अब ये जो नारीवाद को मानने वाले हैं, ठीक है, नारीवादी जो है इनके दृष्टिकोण का लक्ष्य क्या है? तो ये चाहते हैं लैंगिक समानता, यानी जेंडर के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, जेंडर के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको समान मानना चाहिए। ये सत्ता में भी बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि सत्ता में आप देखोगे पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुष ही आपको दिखेगा, तो ये वहां पे भी महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं। ठीक है, फिर न्याय को स्थापित करने की बात करते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नारीवाद क्या है, नारीवाद कैसे विकसित हुआ, ठीक है, उसके अलग अलग नजरिए कौन से हैं, और राजनीतिक और सामाजिक सोच के बारे में भी हम देखेंगे। तो नारीवाद जो है वो अचानक से नहीं आया कि कोई पर्टिकुलर टाइम था उस टाइम में नारीवाद आ गया। ये अलग अलग लहर थी इसकी, यानी अलग अलग काल था। जैसे मान लो एक समय ये था, एक समय ये था, एक समय ये था। तो तीन चरणों में हम बांट के देखते हैं। पहला समय क्या है? 19वीं सदी जो थी उसका जो अंत वाला समय था, और 20वीं सदी का जो शुरुआत वाला समय था, ये पहला चरण है। ठीक है, फिर दूसरा चरण जो है ये 1940 से लेके 1970 तक का समय माना जाता है। फिर 1980 से लेके 21वीं शताब्दी के जो शुरुआती वर्ष थे तब तक इसकी तीसरी लहर मानी जाती है। ठीक है, तो तीन हिस्सों में इसको हमें डिवाइड करके पढ़ना है। तो सबसे पहली लहर की अगर हम बात करें तो हमें समझना है कि यहाँ पे नारीवाद जो था वो दो चीजों पे फोकस करता था। पहला करता था कानूनी
और दूसरा राजनीतिक अधिकार। ठीक है, यानी कानूनी और राजनीतिक अधिकारों की बात करता है पहली लहर में। इसका लक्ष्य क्या था कि महिलाओं को समान कानूनी अधिकार मिलने चाहिए, यानी जो पुरुषों को अधिकार मिले हुए हैं वही अधिकार महिला को मिलने चाहिए। महिलाओं को वोटिंग का राइट होना चाहिए। आपको पता होगा यूरोप में भी बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था शुरुआत में, बाद में जाके महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया। महिला वोट नहीं दे सकती थी शुरू में, तो ये मताधिकार की बात करते थे कि उनको भी होना चाहिए। संपत्ति रखने का भी अधिकार होना चाहिए, महिला अपने नाम पे संपत्ति रख सके। ठीक है, क्योंकि महिलाओं को संपत्ति भी नहीं दी जाती थी। तो ये पहले लहर में या पहले चरण में माना जाता था। तो उदारवादी सिद्धांतों से ये प्रभावित हैं। ये महिलाओं को मौजूदा जो राजनीतिक ढांचा था उसमें शामिल करना चाहते थे, कि जो मौजूदा राजनीतिक ढांचा है उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। ठीक है, इनका फोकस किस चीज पे था कि कानून के तहत इनको समानता मिले। जिस प्रकार से पुरुषों के लिए जो कानून बनाए, सेम कानून महिलाओं के भी उतनी ही समानता उनको मिलनी चाहिए कानून के सामने। तो ये पहले चरण में था। अब दूसरी लहर की बात करें जो 1940 से 1970 था, तो इसमें दूसरी लहर में बात करें, ठीक है, तो ये लहर जो है पहली लहर की उपलब्धियों से आगे बढ़ी, यानी पहली लहर में जो डिमांड थी उससे ये आगे बढ़ी। इसमें मुद्दे क्या थे, ये कह रहे हैं कि केवल कानूनी अधिकार नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पितृसत्ता को इन्होंने चुनौती दी, कि समाज में जो पितृसत्तात्मक समाज है इसको इन्होंने चुनौती कर दी। ठीक है, चुनौती दे दी। ये केवल कानूनी अधिकार तक सीमित नहीं रहे। फिर सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के शोषण पे इन्होंने ध्यान दिया, कि किस प्रकार से समाज में सार्वजनिक रूप से महिला का शोषण होता है और निजी रूप से यानी घर परिवार में कैसे उसका शोषण होता है। ये इन्होंने इसके लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। ठीक है, इस लहर में क्या सिद्धांत निकले, तो इसमें कई सिद्धांत निकले। तो यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैं इसको 4 कैटेगरी में बांट देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है उदारवादी नारीवाद। अब उदारवादी नारीवाद, उदारवाद को याद करो, इससे पहले वाली यूनिट में हमने उदारवाद के बारे में चर्चा करी थी, जो व्यक्ति की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उदारवादी जो नारीवाद है ये क्या कहता है, ये कहता है कानूनी सुधार, कि महिलाओं को कानून के सामने बराबर अधिकार मिलने चाहिए। कहता है कि समान अवसर मिलने चाहिए और किसी भी प्रकार का जो जेंडर को लेकर भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया उदारवादी नारीवाद। सेकंड है कट्टरपंथी नारीवाद, जो रेडिकल है। ये मानता है कि मुख्य समस्या जो है महिलाओं के सामने वो पितृसत्ता है, क्योंकि समाज में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो समाज में मौलिक परिवर्तन जरूरी है, यानी पितृसत्तात्मकता को चुनौती दे देता है ये कट्टरपंथी नारीवाद। ये थोड़ा उग्र है। तीसरा है मार्क्सवादी नारीवाद। तो ये महिलाओं का शोषण पूंजीवाद वर्ग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या मानता है कि महिलाओं का जो शोषण हुआ है ना, वो पूंजीवादी जो वर्ग व्यवस्था थी उसके कारण हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो मार्क्सवादी है ये उसी वर्ग संघर्ष की ओर इसको ले जा रहा है। फोर्थ जो है समाजवादी नारीवाद, ये कहता है कि लिंग वर्ग दोनों के शोषण को मिलाकर समझता है। ठीक है, ये देखता है कि जेंडर के आधार पे क्या भेदभाव हो रहा है और वर्ग यानी क्लास के आधार पे क्या महिला के साथ भेदभाव हो रहा है उसको देखता है और उसके आधार पे इसको बताता है। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत है जो कि दूसरी लहर में निकले। फिर तीसरी लहर जो थी वो 1980 से लेके 21वीं सदी की शुरुआत के समय तक थी। ठीक है, तो इसमें क्या विशेषता है, इसमें यह बताया गया है कि विविधता और इंटरसेक्शनलिटी। ठीक है, इंटरसेक्शनलिटी मतलब केवल अब लिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लिंग के साथ साथ ये जाति की बात करने लगे हैं, वर्ग की बात करने लगे हैं, ये धर्म की बात करने लगे हैं, ये लैंगिकता, सभी मिलकर कैसे महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसकी बात करते हैं। धर्म के अंदर कैसे महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, जाति में कैसे भेदभाव होता है, हर चीज को ये देखने लगे हैं। ठीक है, आलोचना समझिए इसकी। पहले की लहरें जो थी वो बहुत यूरोप केंद्रित थी, यानी कि यूरोप का जो कल्चर था उसको केंद्र में रख के बनाई गई थी। ठीक है, यूरोप और वहां के आसपास की महिलाओं की बात करती थी और ये सभी महिलाओं को एक जैसा मानने वाली संस्था थी, कि सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं। तो इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है ये समझिए। इसका उद्देश्य ये है कि हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के अनुभवों को केंद्र में लाना, यानी जो महिला हाशिए पे है, जो मतलब जिनका शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है, जो डेवलप नहीं है उतनी ज्यादा, उनके अनुभवों को बीच में लाना, सबके सामने लाना और नारीवाद को अधिक समावेशी बनाना, जो पूरी दुनिया की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए, हर जगह की महिलाओं की बात की जाए, समावेशी इसको बनाना था। तो ये इसका उद्देश्य था। तो हमने क्या समझा, नारीवाद क्या है, हमने समझ लिया कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं की जो आप देखोगे उनको मतलब वो अधिकार नहीं मिले, उसको जो नारीवाद है, फेमिनिज्म है, वो बताता है। ठीक है, हमने ये समझ लिया।
अब इसके हमने 3 चरण समझ लिए, अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके की बातें हुई। अब हम आगे समझेंगे कि जो नारीवादी जो राजनीतिक सिद्धांत है, इनका मेन जो नजरिया है वो क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उदारवादी जो नारीवाद है, इसको समझते हैं। तो ये क्या बात करते थे, ये कहते थे कि कानून और संविधान के अंदर सुधार पे जोर देते थे कि कानून और संविधान ऐसा बनना चाहिए जिसमें महिला के प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, उनको समान अवसर मिले। ठीक है, पुरुषों की जितने समान अवसर मिले, उनको समान वेतन मिलना चाहिए। जो काम पुरुष कर रहा है, जो काम महिला कर रही है, अगर वो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, सेम पोस्ट पे है, तो उनको वेतन भी एक जैसा मिलना चाहिए। शिक्षा और नौकरी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार का भेदभाव खत्म कर देना चाहिए। ये क्या कहता है, उदारवादी नारीवाद कहता है। फिर कट्टरपंथी नारीवाद क्या कहता है। कट्टरपंथी नारीवाद जो है वो मेन जड़ मानता है पितृसत्ता, यानी ये जो पितृसत्ता है ना, यही मेन जड़ है जिसकी वजह से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, ये सभी समस्याओं की जड़ किसको मानता है, पितृसत्ता को। इसका लक्ष्य है कि समाज की जो पदानुक्रमित सत्ता है, संरचना है, जो एक स्ट्रक्चर समाज का चला आ रहा है, उसमें महिलाओं की स्वायत्ता और सामूहिक संघर्ष पे जोर दिया जाए। महिलाओं को समानता मिले, अधिकार मिले। ठीक है, उनको भी राजनीति में हर जगह मतलब शामिल किया जाए। तीसरा जो है वो है मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद। ये क्या कहता है समझिए, ये कहता है कि महिलाओं का शोषण जो है वो आर्थिक ढांचे और वर्ग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो समाज में जो आर्थिक ढांचा है, जो वर्ग है, जो ऊंचा वर्ग है, यानी जो पैसे वाला वर्ग है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, इनको घर का काम करवाया जाता है, सस्ते श्रम के रूप में इनको देखा जाता है, पूंजीवादी शोषण का ये हिस्सा है। और लिंग, वर्ग, जाति सभी मिलकर क्या करते हैं, असमानता पैदा करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, ये महिलाओं को उनका जो घर का काम है उसको सस्ते श्रम के नजरिए से देखता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी बताया था, इसमें क्या माना जाता है, इसमें ये माना जाता है कि मान लो कोई पुरुष है, वो घर से निकलता है, वो कहीं पे 8 घंटे की नौकरी करता है, डेली 8 घंटा काम करता है। ठीक है, और सेम काम मान लो कोई महिला है, वो घर पे काम करती है, वो घर के काम करती है, झाड़ू पोछा हो गया, बच्चों को पालना हो गया, ठीक है, खाना बनाना हो गया, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी देखभाल हो गया, दुनिया भर के काम होते हैं घर पे। अगर मान लो महिला भी घर पे 8 घंटे काम करती है, लेकिन वो उसके घरेलू काम है, तो उसको वो महत्व नहीं दिया जाएगा, उसको सस्ता श्रम माना जाएगा। यानी कि उसको ऐसे ही देखा जाएगा, ये क्या करती है, घर का ही तो काम करती है, इस नजरिए से इसको देखा जाता है। तो ये मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद जो है वो ऐसा बताता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है तीनों के बीच में, जो आपको पता होना चाहिए। फिर समकालीन नारीवादी बहसें, यानी कुछ डिबेट हुई है। ठीक है, उस डिबेट को समझते हैं। सबसे पहला है टॉपिक प्रतिनिधित्व और विविधता की राजनीति। तो राजनीति में महिलाओं की जो वास्तविक भागीदारी है, इस पे जोर देता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पॉलिटिकल जो भी व्यवस्था है, उसमें जो पुरुष हैं उनकी संख्या आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक है, पुरुषों की संख्या आपको ज्यादा दिखती है, महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं दिखती है। तो महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, उनकी संख्या। अब देखो, केवल संख्या नहीं बल्कि प्रभावी उपस्थिति आवश्यक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को भागीदारी दो, तो जैसे मान लो कैबिनेट है, उसमें 100 लोग हैं टोटल, 100 में से 2-4 महिला रख लो, बाकी 90-95 पुरुष रख लो। तो ऐसे बात नहीं है, 2-4 को शामिल करने से कुछ नहीं होगा। केवल संख्या नहीं बल्कि प्रभावी उपस्थिति होनी चाहिए, कि मतलब अच्छी उपस्थिति होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। फिर है उत्तर औपनिवेशिक, जिसको उपनिवेश विरोधी नारीवाद कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जो पश्चिमी नारीवाद था उसकी सीमाओं की आलोचना करिए। क्योंकि पश्चिमी नारीवाद जो है वो ज्यादातर कुछ पर्टिकुलर स्थान जो था, कुछ पर्टिकुलर देशों की, वहीं की महिलाओं की बात करता था। ठीक है, पूरी दुनिया की महिलाओं की बात नहीं करता था, तो इसकी आलोचना की गई है। इसको ग्लोबल साउथ की महिलाओं के अनुभवों का महत्व दिया गया है इसमें। यानी इस कहने का मतलब है कि उपनिवेशवाद जो है और जाति, गरीबी, नस्ल जो है, इनका लिंग पर असमानता पर क्या प्रभाव है, इस पे भी चर्चा की जाए। केवल ये ना हो कि आप ये बोल रहे हो महिलाओं के साथ गलत होता है, उपनिवेशवाद की वजह से महिलाओं के साथ कैसे गलत होता है, जाति प्रथा की वजह से कैसे उनके साथ गलत हो रहा है, गरीबी की वजह से क्या समस्या है उनके सामने आ रही है, हर चीज पे ठीक है चर्चा करने की बात चलती है। फिर है तीसरा क्वियर और ट्रांस नारीवाद। ठीक है, इसमें लिंग को सिर्फ पुरुष महिला यानी दो हिस्सों में नहीं बांधा जा सकता। इसमें एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसके दृष्टिकोण को भी शामिल करने की बात चलती है। तो ये एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एल से होता है लेस्बियन। लेस्बियन क्या है, जो महिला महिला से प्रेम करे, उनके संबंध हो उस प्रकार के। जी से होता है गे। अब गे से यहाँ पे क्या मतलब है, गे से मतलब जो पुरुष पुरुष के साथ
ठीक है, संबंध बनाए या ऐसा कुछ हो। और बी से हो जाता है बाइसेक्सुअल, जो महिला पुरुष सबको बराबर माने, जो आए, समझ रहे हो, वो हो जाए। और टी से यहाँ पे ट्रांसजेंडर है, जो मतलब किन्नर या फिर लड़के के रूप में जन्म हुआ लेकिन उसके जो अंग वगैरह हैं वो कुछ महिला जैसे हैं, कुछ ऐसा मतलब है, तो इस तरीके से इसको माना जाता है। यानी इन्होंने कहा है केवल पुरुष और महिला इतने तक शामिल मत करो, इनको भी इसमें शामिल करो, ठीक है, इस कम्युनिटी को भी इसमें शामिल करो। अधिक समावेशी और बराबरी वाला समाज बनाने पे जोर देते हैं कि समाज ऐसा हो, समावेशी हो, सबको उसमें शामिल कर लिया जाए और बराबरी वाला समाज हो, सबके साथ समानता हो, इसकी बात करते हैं ये, ठीक है। फोर्थ है हमारा पॉइंट कि नारीवाद और राजनीतिक सिद्धांत का योगदान क्या है, इसको समझते हैं। तो नारीवादी सिद्धांत क्या बताता है कि राजनीति सिर्फ पुरुषों का अनुभव नहीं है, ये सत्ता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, सामाजिक संबंधों को नए तरीके से समझने में भी मदद करता है, ठीक है। और नारीवाद जो है उसने पारंपरिक जो राजनीतिक सिद्धांत थे, जो पितृसत्तात्मक भाषा की आलोचना करता है, कि वो नारीवाद कहता है कि जो जितने भी पारंपरिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत है, पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए बनाए गए हैं, महिलाओं को ज्यादा उसमें स्थान नहीं दिया गया है। फिर राजनीतिक संस्थाओं की जो सत्ता है वो उसकी गतिशीलता को भी उजागर करता है, ठीक है। और सामाजिक आंदोलन, सक्रियता और लोकतंत्र की जो नई व्याख्या है वो भी देता है नारीवाद। तो नारीवाद अलग नजरिए से देखने को कहता है हर चीज को। फिर राजनीतिक सिद्धांत में नारीवादी जो नजरिया है, परिप्रेक्ष्य है, उसका अध्ययन क्यों करें। हम राजनीतिक सिद्धांत में इतने सारे सिद्धांत दुनिया भर के वैसे ही पढ़ते हैं, नारीवाद वाली सिद्धांत को पढ़ना हमें क्यों जरूरी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये कहते हैं कि सत्ता और असमानता को समझने का एक नया लेंस, यानी एक नए तरीके से हमें सत्ता और असमानता को समझने की आवश्यकता है। नारीवाद बताता है कि सत्ता, कानून और समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो पुरुष केंद्रित रही है, ठीक है, हमेशा पुरुषों को ही मुख्य उसमें माना गया है। ये दिखाता है कि कैसे लैंगिक असमानता जो है वो राजनीति और समाज की गहरी संरचनाओं में छिपी होती है। अगर आप समाज के स्ट्रक्चर को देखते हो, लोगों की विचारधारा को देखते हो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको वहां पे लैंगिक असमानता दिखेगी, किस प्रकार से जेंडर को लेकर भेदभाव होता है। तो इसके लिए कैरोल पैटमैन और नैन्सी फ्रेजर, ये दोनों महिला हैं और दोनों विद्वान हैं, इन विचारकों ने बताया है कि जो पारंपरिक सिद्धांत चलते आ रहे हैं अभी तक हमारे पास, उसमें महिलाओं की आवाज और उनके अनुभव को हमेशा से इग्नोर किया है, महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, महिलाओं के अनुभवों को शामिल नहीं किया गया है, यानी महिलाओं की आवाज हमेशा दबाई गई है। सेकंड है पारंपरिक जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसकी सीमाओं को भी उजागर करता है नारीवाद, ठीक है। तो हॉब्स हो गए विचारक, लॉक हो गए, ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत कर रहे हैं। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों और उनकी भूमिका पे बहुत कम ध्यान दिया है, इन्होंने भी पुरुषों के बारे में ही ज्यादा बातें करी हैं। इससे राजनीतिक विचार जो है वो एक तरह से जेंडर ब्लाइंड हो जाते हैं। जेंडर ब्लाइंड मतलब एक ही जेंडर की तरफ फोकस करना, यानी पुरुषों के बारे में ही बात करना, पुरुषों की समस्याओं को देखना, महिलाओं को इग्नोर कर देना, इसको बोला जाता है जेंडर ब्लाइंड, ठीक है। तो ये दृष्टिकोण जो है पितृसत्ता को मजबूत करता है और राजनीतिक क्षेत्र जो है उसको सिर्फ पुरुषों के अनुभव तक ही सीमित करता है। ये बात हमें कहाँ से पता लगती है, नारीवादी सिद्धांतों से पता लगती है कि किस प्रकार से इनको इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र, न्याय, समानता को सही अर्थों में समझने में मदद। तो नारीवाद क्या बताता है, नारीवाद हमको बताता है कि लोकतंत्र और न्याय की बात तभी पूरी होगी जब लिंग संबंधों और स्त्री पुरुष असमानताओं को समझा जाएगा। जब आप जेंडर के संबंधों को समझोगे, महिला और पुरुष के बीच में जो असमानता है समाज में उसको समझोगे, तभी राजनीतिक सिद्धांत को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और राजनीतिक सिद्धांत में जो नारीवादी नजरिया है उसको शामिल कर अगर करा जाएगा तो ये ज्यादा समावेशी हो जाएगा, यानी सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये रियल भी लगेगा, यानी वास्तविक भी लगेगा। नेक्स्ट है कि नए विचार और नई अवधारणाएं जो हैं वो प्रदान करना। तो जो नारीवाद है, ठीक है, इसने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों को कुछ नई अवधारणाएं दी हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट दिए हैं जो पहले के राजनीतिक सिद्धांत में आपको नहीं दिखेंगे। जैसे इंटरसेक्शनलिटी, इसमें क्या है, जाति को भी शामिल किया गया, वर्ग को भी शामिल किया गया, लिंग, ठीक है, धर्म, सभी को एक साथ मिलकर असमानता बनाते हैं उसके बारे में बताया गया। यानी इसमें जाति, वर्ग, लिंग, इन सब चीजों का ध्यान दिया गया है, इसमें केवल जेंडर को नहीं ध्यान दिया गया है, ठीक है, सभी चीजों को लेकर चलता है। फिर राजनीति ऑफ केयर, इसमें देखभाल, सहयोग और मानवीय संबंध जो है ये भी राजनीति का हिस्सा बताए गए हैं। ये विचार जो है ये पारंपरिक जो राजनीति थी, जो पुराने जो राजनीतिक सिद्धांत थे उसकी सीमा यानी उसकी जो लिमिटेशन है उसको तोड़ते हैं और विश्लेषण को और गहरा बनाते हैं, ठीक है,
और कहीं ना कहीं मानवीय बनाते हैं और महिलाओं को भी उसमें शामिल करते हैं। पांचवा पॉइंट है ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने में मदद, यानी जो इतिहास में जो अन्याय हुआ है, जो महिलाओं को हमेशा से इग्नोर किया गया है, ठीक है, नारीवादी विचारधारा को हमेशा से इग्नोर किया गया है, उसको सुधारने में मदद मिलेगी। तो ये कहते हैं कि नारीवादी जो दृष्टिकोण है, ये पारंपरिक सिद्धांत जो है इसमें महिलाओं की उपेक्षा और मौन को पहचानता है। इन्हें शामिल करना इतिहास की इन गलतियों को सुधारने का तरीका भी है। अगर हम नई चीज़ों को इसमें शामिल कर लेते हैं, महिलाओं की बातों को शामिल कर लेते हैं, जेंडर की बातों को शामिल कर देते हैं, जो इतिहास में जो गलती हुई है, तो उसको सुधारने का एक तरीका हो सकता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं सार्वजनिक और निजी बहस, यानी पब्लिक प्राइवेट डिबेट पे। तो सार्वजनिक और निजी बहस क्या है, यानी नारीवादी सिद्धांत का मुख्य आधार जो है, समाज में दो हिस्से इसके माने गए हैं। एक तो है निजी क्षेत्र, जिसमें आपका घर परिवार, बच्चों की देखभाल, महिलाओं का क्षेत्र आ जाता है। सार्वजनिक यानी पब्लिक, जिसमें राजनीति आ जाएगी, नौकरी, व्यापार, ठीक है, घर से बाहर की चीजें, जो पुरुषों का क्षेत्र माना गया है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग बंटवारा कर दिया गया है, ये महिलाओं का काम है, पुरुषों का काम है, इस तरीके से। तो ये जो विभाजन है ना, ये बताता है कि लैंगिक भूमिकाएं और सत्ता कैसे बढ़ती है, किस प्रकार से जेंडर के आधार पे भेदभाव होता है, ये चीज हमको यहाँ से पता लगती है। सेकंड है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभाजन क्यों हुआ है इसको देखेंगे। तो लंबे समय तक महिलाओं को घर तक सीमित रखा गया, घर से बाहर उनको नहीं निकलने दिया, घर का काम स्वाभाविक माना जाता था, ठीक है, ऐसा कहा जाता था ये तो महिलाओं का ही काम है, और ये कम मूल्य वाला काम माना गया। जो महिला घर पे अगर 10 घंटे भी काम करेगी ना, तो उसको उतना महत्व नहीं दिया जाएगा जितना पुरुष बाहर जाके 4 घंटे काम करके आएगा, उसको जितना महत्व दिया जाएगा। तो ये जो काम है इनका घर का, वो कम वैल्यू वाला काम है, ठीक है। फिर पुरुषों को राजनीति, शिक्षा, रोजगार, शक्ति, हर जगह जगह मिल गई, ठीक है, सभी जगह इनको जगह मिली, लेकिन महिला जो है उसके लिए अवसर बहुत कम थे। और पितृसत्तात्मक समाज था, पितृसत्ता बहुत मजबूत बनी हुई थी, तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, उनको वो अधिकार ही नहीं मिले। तीसरा है पर्सनल इस पॉलिटिकल, यानी नारीवादी नारा जो है, ये कहता है कि 1960-1970 में ये नारा उभरा था, और ठीक है, इसने ये नारीवाद में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु माना जाता है। क्योंकि जो समस्याएं घर में होती हैं, जैसे घर में हिंसा होती है, भेदभाव होता है, और घरेलू काम का बोझ होता है उनके दिमाग में, वो केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि राजनीतिक मुद्दे भी हैं, ठीक है, ऐसा माना जाने लगा। पहले वो व्यक्तिगत मानी जाती थी कि भाई इस महिला की समस्या है, उसकी है, उसी नजरिए से देखा जाता था। इसको अब राजनीतिक नजरिए से देखा जाने लगा। ये बताता है कि व्यक्तिगत अनुभव भी सामाजिक संरचनाओं से कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, समाज की जो संरचना है उससे कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि समाज में पितृसत्ता है, समाज ने ऐसा बनाया है, ठीक है। फोर्थ क्या है, इस नारे का प्रभाव, इसने बड़े बड़े जो नारीवादी आंदोलन थे उसको जन्म दे दिया, कई मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जैसे यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव, घरेलू हिंसा, ठीक है, प्रजनन अधिकार, महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं। ये जो सारी समस्याएं थी, पहले ये जो घरेलू समस्या के रूप में इसको देख लिया जाता था कई जगह पे, अब इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, ठीक है। और ये व्यक्तिगत समस्याएं नहीं है, अब इसको पर्सनल समस्या नहीं मान सकते, ये सामूहिक संघर्ष बन गई है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे संघर्ष बन गई है, ठीक है, क्योंकि हजारों लाखों महिलाओं के साथ ही इस तरीके की चीजें पहले से होती थी। फिर इस पे बहस हुई, आलोचना हुई, डिबेट हुई, विद्वान आए, उन्होंने अपने अपने विचार दिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव पर जरूरत से ज्यादा फोकस करने से जो बड़े मुद्दे हैं, ठीक है, वो पीछे रह जाते हैं। हम केवल व्यक्तिगत चीजों पे अगर ध्यान देंगे तो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो विवाद क्या है कि क्या हर निजी अनुभव राजनीतिक होना चाहिए, क्या व्यक्तिगत कहानियां जो हैं वो पॉलिसी बनाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। तो इस पे क्वेश्चन मार्क उठने लगा कि हर किसी की प्रॉब्लम को क्या राजनीतिक समस्या के रूप में देखा जाए, इस पे बहुत बहस हुई। फिर नारीवादी सिद्धांत में इसका क्या महत्व है इसको देखते हैं। तो ये बहस दिखाती है कि शक्ति जो है सिर्फ संसद या सरकार में नहीं, बल्कि घरों, रिश्तों और रोजमर्रा के व्यवसाय में भी शक्ति मौजूद होती है। घरों में भी पावर का यूज किया जाता है, महिलाओं को घरों में भी दबाया जाता है, ठीक है। नारीवादी सिद्धांत जो है इस विभाजन को तोड़कर राजनीति की समझ को विस्तृत करता है, बताता है कि राजनीति की समझ जो है वो केवल राजनीति को वहां मत समझो, महिलाओं की समस्या को भी उस स्ट्रक्चर में शामिल करो, उनके लिए भी बहस होनी चाहिए, उनके लिए भी कानून बनने चाहिए, ठीक है। पूरे मुद्दे को राजनीतिक बनाते हैं ये। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बेट्टी फ्राइनन। इन्होंने क्या था, एक बुक लिखी थी द फेमिनाइन मिस्टिक। इसको समझते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां पे डिटेल में आपको आगे का सारा टॉपिक समझा देता हूँ। एक टॉपिक है हमारा, एक बुक थी जिसका नाम था द फेमिनाइन
मिस्टिक्स, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बेट्टी फ्राइमन के द्वारा लिखी गई थी। किताब क्या कहती है? फेमिनिज्म के ऊपर है, नारीवाद के ऊपर है, समझते हैं क्या कहती है। तो ये जो बुक है, ये बुक कहती है कि इसमें महिलाओं को सिर्फ गृहिणी, ठीक है, यानी सिर्फ हाउसवाइफ मानने की सोच को चुनौती देती है। क्योंकि नॉर्मली जो महिला बाहर जॉब करने नहीं जाती है, घर पे रहती है, घर का काम करती है, ठीक है, हाउसवाइफ है, तो उसको केवल गृहिणी माना जाता है। इसको चुनौती देती है इनकी ये बुक, और इसे नारीवाद की दूसरी लहर की शुरुआत के रूप में देखा जाता था, ठीक है। फ्राइमन की जो मुख्य आलोचना थी वो थी गृहिणी का आदर्श। यानी समाज क्या मानता है? समाज मानता है कि एक औरत की असली खुशी जो है उसके घर में, उसके पति में, उसके बच्चों में है। फ्राइमन ने कहा है कि ये सोच गलत है और सीमित है। घर में रहकर भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो अंदर से असंतुष्ट और खालीपन महसूस करती हैं। यानी उनके पास पति भी है, उनके पास बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रही हैं, ठीक है। उनके अंदर एक खालीपन है, घर में सब कुछ है लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर एक खालीपन रहता है। उन्होंने इसे द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम, यानी एक ऐसी प्रॉब्लम बताया है जिसका कोई नाम ही नहीं है, यानी नामहीन समस्या के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। फ्राइमन क्या कहते हैं? ये जो असंतोष है ये क्यों है? ये बताते हैं कि महिलाओं से कहा गया कि वो काम ना करें, करियर ना बनाएं, घर ही उनका संसार है। यानी कि कोई मान लो महिला है, वो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, कोई अच्छी जॉब में जाना चाहती है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है। क्यों? उसको ये बोल दिया जाता है कि ये काम वगैरह मत करो, ये तो आदमियों के काम होते हैं, पुरुषों के काम होते हैं, आप अपना करियर वगैरह छोड़ो, आपको शादी करनी है, घर बसाना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनका ख्याल रखना है, ठीक है, घर चलाना है। इस तरीके से उनके सामने ये बातें रख दी जाती है। इससे उनकी पहचान जो है सिर्फ पत्नी और माँ तक ही सीमित रह जाती है, यानी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, उन लिमिट्स लगा दी जाती है। उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो क्षमता है, उसका उपयोग ही नहीं हो पाता है। उन्हें जीवन में उद्देश्य की कमी महसूस होती है, जिसके कारण उनके अंदर एक खालीपन रहता है। यानी वो महिला क्या सोचती होगी घर में? वो ये सोचती होगी, जब दूसरी महिलाओं को देखती होगी तो उसके मन में यही आता होगा, काश मैं भी घर से बाहर निकल पाती, मैं भी ये काम कर पाती, या मैं किसी जॉब में जा पाती, मैं स्टडी कर पाती, एक्स वाई जेड, बहुत सारी उनके मन में ख्वाहिशें रहती होंगी। उन ख्वाहिशों के पूरा ना हो पाने के कारण ही उनको एक कमी महसूस होती है, ठीक है, जीवन के उद्देश्य में। फिर किसने इस सोच को बनाया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये समाज की भूमिका, यानी फ्राइमन जो है, इन्होंने कहा है कि कई संस्थाओं की इन्होंने आलोचना करी है, जैसे कि मीडिया। मीडिया जो है, महिलाओं की पत्रिकाएं गृहिणी को आदर्श दिखाती हैं, ठीक है। यानी मीडिया में जो महिलाओं की जो मैगजीन होती है उसमें क्या बताया जाता है कि जो गृहिणी होती है, जो हाउस वाइफ होती है, वो अच्छी होती है, वो बेहतर होती है, उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। विज्ञापन यानी जो एड आते हैं उसमें भी घर, सौंदर्य, खाना बनाना, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में महिलाओं की पहचान दिखाई जाती है कि महिला का काम है घर संवारना, घर पे रहना, ठीक है, घर को साफ सुथरा रखना, खूबसूरत दिखना, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना। इस तरीके से ऐड में भी दिखाया जाता है। फिर शिक्षा व्यवस्था को भी इन्होंने दोष दिया है। शिक्षा व्यवस्था को कहते हैं कि महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, यानी जो घर के काम होते हैं उसके लिए महिलाओं को उनकी जिम्मेदारी दी जाती है, उसके लिए तैयार किया जाता है। फिर है मनोविश्लेषण। इसमें कहा गया है कि मातृत्व ही महिलाओं का पूरा जीवन होता है, ठीक है। जो महिलाएं होती हैं उनका जीवन क्या है? मातृत्व, यानी बच्चे को पैदा करना, बच्चे को पालना, यही उनका पूरा जीवन है। और इन सब ने मिलकर ये जो बुक थी इनकी, ठीक है, इसमें आदर्श स्त्री का मिथक जो था बनाया गया था। यानी इन्होंने अपनी बुक में बताया कि महिला को किस तरीके से एक आदर्श स्त्री बनाने का प्रयास किया गया है, जो कि एक हाउस वाइफ के रूप में होती है, गृहिणी के रूप में होती है, ठीक है। कैसे उसके करियर को दांव पे लगा दिया जाता है, उसको काम नहीं करने दिया जाता है, या फिर उसको कैसे दिखाया जाता है, मतलब मीडिया हो चाहे एजुकेशन हो, हर कोई इस तरीके से दिखाने का प्रयास करता है। फिर किताब का इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या इसका प्रभाव पड़ा? तो महिलाओं में जो छिपा हुआ असंतोष था उसको इस किताब से कहीं ना कहीं आवाज मिली, ठीक है। कई महिलाओं ने जब इसको पढ़ा होगा तो उन्होंने अपने आप को रिलेट कर लिया होगा इस बुक से, उन्होंने बोला होगा हाँ भाई मैं भी यही चाहती थी, सच में मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। लाखों महिलाओं ने पहली बार समझा कि उनकी समस्या जो है वो व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि वो सामाजिक समस्या है। समाज ने उनको ये समस्या दी है, ठीक है। इसने अमेरिका सॉरी और दुनिया में जो महिला है, ठीक है, केवल अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया की जो महिला है, इन सभी को नौकरी, शिक्षा, स्वतंत्रता, सहभागिता के लिए संघर्ष करने के लिए मोटिवेट करा, ताकि आप नौकरी के लिए प्रयास करो, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए प्रयास करो, फ्रीडम की बातें करो, ठीक है, इसके लिए मोटिवेट करा। इसे दूसरी लहर के नारीवादी आंदोलन की चिंगारी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इस बुक का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ था।
अब इसकी ये जो देखो कोई भी बुक होती है उसकी जाहिर सी बात है उसमें अच्छी चीजें होती है तो उसमें कुछ आलोचनाएं उसकी क्रिटिसिज्म भी होता है, लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, आलोचनाओं को समझते हैं। ये कहा गया कि किताब का ध्यान जो है बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही छोटे लेवल पे सोच रही है ये बताते हैं कि ये सिर्फ वाइट यानी श्वेत और जो मध्यम वर्ग की जो मिडिल क्लास महिला है या जो उपनगरीय जो गृहिणी है, ठीक है, इनके अनुभवों पे ही आधारित है ये। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो गरीब महिला है या जो अश्वेत महिला है, दूसरे देशों की जो महिला हैं उनके अनुभव तो इस बुक में बताए ही नहीं गए हैं, ठीक है। तो फिर भी नारीवाद पर इसका ऐतिहासिक महत्व तो है, उसको नकारा नहीं जा सकता। चाहे इस बुक में कमियां हो, कितनी भी कमियां हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुक सत्य पे आधारित है, ठीक है, कुछ ना कुछ बताती है। तो कैरोल पैटमैन की एक बुक है जिसका नाम है द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। आप यहाँ पे देखोगे द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, और कैरोल पैटमैन के द्वारा लिखी हुई बुक है। तो इस किताब का मुख्य विचार क्या है इसको समझते हैं। ये जो बुक है इसमें कैरोल पैटमैन जो है वो दिखाती हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यानी आज के समय के जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसका आधार जो है वो सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि असल में महिलाओं को बाहर रखता है, ठीक है। यानी आज के समय में जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हैं वो महिलाओं को इससे दूर रखते हैं। सामाजिक अनुबंध जो है ये तटस्थ और समानता वाला बताया जाता है, ठीक है। लेकिन पैटमैन कहते हैं कि ये महिलाओं की अधीनता को छुपाता है, ये मतलब दिखाते हैं कि ये तटस्थ है, ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, निष्पक्ष बताया जाता है, इसको समानता वाला बताया जाता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ये महिलाओं की जो गुलामी है, अधीनता है, उसको कहीं ना कहीं छुपाता है, डिटेल में सारी चीजें सही से नहीं बताता है, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर सार्वजनिक निजी विभाजन का विश्लेषण करते हैं ये। तो इसमें बताया गया है कि जो पारंपरिक सिद्धांत है उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, ठीक है, जो पब्लिक क्षेत्र होता है, उसमें राजनीति हो, चाहे रोजगार हो, चाहे नागरिक अधिकार हो, वो सब पुरुषों के लिए है। महिलाओं को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, ना उनको राजनीति में जगह दी जाती है, ना रोजगार में उनको उतने मौके मिल पाते हैं, ना ही उनको अधिकार उतने मिल पाते हैं। फिर ये निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे कि मान लो कोई घर हो गया, घर के अंदर हमारा परिवार होता है, देखभाल हो गया, उसमें महिलाओं के लिए जगह होती है। वो जगह भी कैसी होती है, केवल घर का काम देखना है, परिवार का काम देखना है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये विभाजन जो है महिलाओं को निजी क्षेत्र तक सीमित कर देता है और पुरुषों को उनका जो प्रभुत्व है वो स्थायी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि महिलाओं को सीमित कर दिया है कि घर देखो, परिवार देखो, बच्चों की देखभाल करो, लेकिन ये बाहर का जो काम है, राजनीति, रोजगार, नागरिक अधिकार, ये सब तुम्हें नहीं मिलेगा। इस तरीके से एक विभाजन होता है पुरुष और महिला के बीच में। फिर जो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है ये समझना है। तो पैटमैन कहती है कि सामाजिक अनुबंध के पीछे एक छिपा हुआ जो है यौन अनुबंध है, ठीक है। इसका मतलब क्या है यौन अनुबंध का, यानी महिलाओं को पुरुषों की अधीनता में रखना है, महिलाओं को हमेशा पुरुषों का गुलाम बना के रखना है, ठीक है। घर का काम, विवाह, पारिवारिक जिम्मेदारी जो है इसको स्वाभाविक बताता है, यानी कि ये नेचुरल है, घर का काम करना, विवाह, शादी, परिवार, बच्चे, ठीक है, ये सब नेचुरल है, बिल्कुल स्वाभाविक है, ये तो करना ही पड़ेगा महिला को। इस तरीके से जताया जाता है इसको। महिलाओं को नागरिकता और राजनीतिक भागीदारी से दूर रखा जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि नारीवादी जो दृष्टिकोण है इसमें पैटमैन जो था इनका क्या योगदान है, पैटमैन क्या कहती हैं ये समझते हैं। तो इन्होंने दिखाया है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वास्तव में लिंग तटस्थ नहीं है, यानी जेंडर के आधार पे ये निष्पक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं जेंडर में एक जेंडर को सपोर्ट करता है तो दूसरे जेंडर को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। यानी कि महिला को इग्नोर किया जाता है, पुरुष को इसमें सपोर्ट किया जाता है। ये समझाता है कि बराबरी के दावे करने वाला सामाजिक अनुबंध जो होता है इसमें भी महिलाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं एक अदृश्य भेदभाव है, क्योंकि जो सामाजिक अनुबंध जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है उसमें ये बताया जाता है कि सबको समान अधिकार मिले, ठीक है, बराबरी की बातें की जाती है, लेकिन उसमें अदृश्य रूप में देखें तो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इसलिए जो नारीवादी सिद्धांत है इसको सार्वजनिक और निजी सीमाओं को पुनः परिभाषित किया गया है, ठीक है। नारीवादी सिद्धांत जो है इसमें क्या है, सार्वजनिक और निजी जो सीमाएं हैं उसको दोबारा से बताया गया है डिटेल में। फिर नैन्सी फ्रेजर हैं, ठीक है, इनके बारे में समझते हैं। तो नैन्सी फ्रेजर का जो मुख्य क्वेश्चन था वो ये था, मुख्य प्रश्न ये पूछती हैं कि सामाजिक न्याय जो है वो हासिल करने के लिए क्या जरूरी है, ऐसा क्या करें जिससे कि महिलाओं को सामाजिक न्याय मिल सके, ठीक है। तो इसमें पुनर्वितरण यानी आर्थिक असमानता को दूर करने की बातें हैं, मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, यानी कि सम्मान मिले, गरिमा मिले, उनको पहचान देना, ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है।
तो इनका उत्तर जो है वो दोनों जरूरी है, इनके अनुसार ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। इसमें कोई एक अकेले काफी नहीं है। मान लो अगर महिलाओं को सम्मान मिल जाता है, गरिमा मिल जाती है, उनको पहचान मिल जाती है, लेकिन आर्थिक रूप से उनको कमजोर रखा जाता है तो भी बात नहीं बनेगी। आर्थिक असमानता दूर कर दी जाए और अगर उनको सम्मान ना दिया जाए, गरिमा ना दिया जाए, पहचान ना दी जाए तो भी बात नहीं बनेगी। यानी दोनों ही महिलाओं के लिए जरूरी है। फिर सार्वजनिक और निजी विभाजन की भी आलोचना, यानी फ्रेजर कहती है कि ये विभाजन जो है महिलाओं की समस्या छुपा देता है, खासकर देखभाल का काम। ठीक है, जैसे कि ज्यादातर महिलाएं जो देखभाल का काम करती हैं और इसे निजी कहकर समाज इसको कम महत्व देता है। इसका आर्थिक मूल्य भी नहीं होता। जैसे मान लो कोई महिला है, घर पे रहती है, हाउस वाइफ है, घर का काम करती है पूरे दिन, जिसमें खाना बनाना, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बच्चों का लालन पालन पोषण करना, ठीक है, पूरे घर में जो भी परिवार के मेंबर है सबकी देखभाल करना। अगर महिला वो काम करती है, वो भी मेहनत का काम है क्योंकि पूरा पूरा दिन लगता है इन सब कामों में, लेकिन उसको वो मूल्य नहीं मिल पाता है, आर्थिक मूल्य उसका नहीं होता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि यार, सबको यही लगता है कि ये तो नॉर्मल काम है, घर के काम है। लेकिन जो पुरुष बाहर जाकर अगर 8 घंटे काम करता है तो उस काम को अधिक महत्वशील माना जाता है कि भाई बाहर जाता है कितनी मेहनत करता है। लेकिन जो घर का काम होता है वो भी मेहनत वाला काम होता है, लेकिन उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाती है। फिर फ्रेजर का समाधान, यानी ये समाधान की क्या बात है, तो इसमें एक एकीकृत दृष्टिकोण की बात है, यानी आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की असमानताएं जो है वो जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर न्याय पाना है, न्याय चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुनर्वितरण, यानी संसाधन आर्थिक अवसरों में दोबारा से उसको बांटना पड़ेगा और बराबर का बंटवारा होगा। ठीक है, जो संसाधन है वो बराबर पुरुष और महिला में बांटे जाएंगे। आर्थिक अवसर भी बराबर मिलेंगे। ठीक है, पुरुष और महिला को समान अवसर मिलने चाहिए नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। ये मान्यता है कि महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों जैसी पहचान को सम्मान मिलना चाहिए। फ्रेजर इसे डबल रेमेडी कहते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें मिल जाए, उनको सम्मान मिलने लगे, उनको बराबर के अवसर मिलने लगे, तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। फिर नारीवादी योगदान क्या है, तो फ्रेजर दिखाती हैं कि महिलाओं की समस्या जो है केवल व्यक्तिगत यानी पर्सनल इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि ये आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की समस्या है। उनका काम जो है वो नारीवादी सिद्धांत को अधिक व्यापक और व्यवहारिक बताना था। अब बात करते हैं पूर्वी विश्व में नारीवादी प्रतीक। पूर्वी नारीवाद का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत के नज़रिए से अगर हम देखें तो भारत में नारीवाद केवल पश्चिम से नहीं आया है। यहाँ अपनी मजबूत स्थानीय परंपराएं जो थी, इसमें ये पहले से मौजूद था। यानी पश्चिम से नारीवाद भारत में नहीं आया है, यहाँ की परंपराओं में पहले से ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इसके लिए सावित्री बाई फुले जो हैं और जो ताराबाई शिंदे हैं, ये महान महिलाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने लैंगिक अन्याय, यानी जो जेंडर के आधार पे भेदभाव होता था, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत पहले ही आवाज उठा दी थी। जो फुले जी हैं, फुले जी क्या कहते हैं समझिए। तो फुले सावित्री बाई फुले जी का कहना है कि शिक्षा और सामाजिक सुधार की अग्रदूत महिला शिक्षिका में इनका नाम आता है। ये लड़कियों और दलितों के लिए इन्होंने स्कूल खोला है, ये लड़कियों की एजुकेशन को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और लड़कियों को करियर बनाने की बातें इसमें कही गई है। फिर इन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था, लिंग भेदभाव या विधवा पुनर्विवाह, ये जो सामाजिक कार्य हैं इसमें इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो जाति वाला भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। जेंडर को लेके, यानी पुरुष और महिला के बीच में जो भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह जो विरोधी जो विचारधारा है उसके खिलाफ बोलती हैं ये। और लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य है कि महिलाओं को शिक्षा मिले, आत्मनिर्भरता, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। ठीक है, कहीं ना कहीं खुद पे निर्भर हो सकें, और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण दिलाना। ठीक है, समाज में महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत करना, मजबूत बनाना, ये इनका लक्ष्य था। फिर ताराबाई शिंदे की बात करते हैं। तो पितृसत्ता जो था, पितृसत्ता आपको पता है हमारे समाज में पितृसत्तात्मक समाज है। तो पितृसत्ता की सबसे तेज आलोचना करी थी इन्होंने। इन्होंने एक बुक लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, क्या नाम था बुक का, स्त्री पुरुष तुलना। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ताराबाई शिंदे की बुक है ये। इन्होंने इसमें निडरता से महिलाओं की दास्ता पे चर्चा करी है। जो दोहरे मानदंड होते हैं, जिसे दोगलापन एक तरह से कहा जाता है, डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है, इस पे इन्होंने चर्चा करी है। विवाह में जो असमानता वाली बातें हैं उसको इन्होंने बताया है। महिलाओं की आज़ादी के ऊपर इन्होंने बताया है। ठीक है, सवाल उठाए इन्होंने। और औपनिवेशिक भारत में, यानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उसमें सबसे साहसी नारीवादी आवाज़ों में इनका नाम आता है। इन्होंने बहुत साहस के साथ महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है। ठीक है, महिलाओं की गुलामी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है, उनके साथ जो दोहरा व्यवहार होता है उस पर इन्होंने बोला है।
फिर पूर्वी नारीवादी जो है प्रतीकों का विरासत, यानी कि दोनों ने भविष्य के भारतीय नारीवादी आंदोलनों की बुनियाद रखी थी। ठीक है, ताराबाई शिंदे इन्होंने, और जो दूसरी हैं सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने क्या करा, जो भविष्य के लिए यानी फ्यूचर में जो नारीवादी आंदोलन भारत में होने उसकी नींव इन्होंने रख दी थी। इनके जो कार्य हैं इसने महिलाओं की स्थिति और इनकी शिक्षा और अधिकारों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इनकी किताबों से एजुकेशन की बात की गई कि महिलाओं को एजुकेशन मिलनी चाहिए, समाज में उनके साथ जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें इन्होंने रखी है। नेक्स्ट है पश्चिमी नारीवाद और सुधार की भावना के मिथक को तोड़ना। पुरुषत्व यानी स्त्रीत्व, पुरुषत्व और स्त्रीत्व सार्वभौमिक नहीं है। नारीवादी जो हैं वो क्या मानते हैं, वो कहते हैं, जैसे ये मार्गरेट मीड जो थे, इन्होंने बताया था कि अलग अलग संस्कृतियों में, ठीक है, दुनिया भर में अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग कल्चर में जो पुरुषत्व है और जो स्त्रीत्व है इसकी परिभाषाएं अलग होती हैं। ठीक है, इसलिए लैंगिक भूमिकाएं जो हैं वो प्राकृतिक नहीं है बल्कि ये सामाजिक रूप से है। आप ये सोच रहे हो कि नेचर ने ही ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है, समाज ने आके ऐसे बनाया। नेचर ने तो सबको, प्रकृति ने तो सबको बराबर बनाया है, लेकिन जो भेदभाव है वो समाज में आकर मिला है उसको। ठीक है, फिर ये पश्चिम का पूर्व को सुधारने का मिथक, यानी पश्चिम विद्वानों ने पूर्व जो एशिया है, अफ्रीका है, इसको पिछड़ा बताने की कोशिश की, हमेशा ये पिछड़ा दिखाते हैं। उपनिवेशवादी शासकों ने भी महिलाओं के मुद्दों को उठाकर अपने शासन को सुधार लाने वाला दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने बहुत ज्यादा सुधार करने का प्रयास नहीं करा है। ठीक है, ये तो अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी रणनीति थी उसका उस एक हिस्सा था, वो वास्तविक समानता के लिए नहीं था। वो मतलब आप ये मत सोचना कि अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने महिलाओं को एजुकेट करने की बात करी, महिलाओं के सुधार के लिए अंग्रेज आए थे शासन करने, नहीं। अंग्रेजों की जो स्ट्रेटेजी थी उसका एक पार्ट था कि हमें ये दिखाना है कि हम लिबरल हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, XYZ दुनिया भर की चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुधार उनके टाइम पे भी नहीं आया है। ठीक है, फिर पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत की कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं, जैसे प्लेटो हो गए, लॉक हो गए, रूसो हो गए, ये जो दार्शनिक थे इनके जो सिद्धांत हैं ये हमेशा पुरुष केंद्रित रहे, यानी पुरुषों की ही बात ज्यादा करते हैं। ठीक है, महिलाओं की भूमिका या फिर उनके जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो जो प्राचीन ग्रंथ है, क्लासिकल ग्रंथ है, उसमें मिलते ही नहीं है, सारे के सारे पुरुषों पे ही आधारित होते थे। जो प्लेटो है, इन्होंने जो फिलोसफर क्वीन का विचार दिया था, लेकिन ये व्यवहारिक मकसद नहीं था, ना कि वास्तविक लैंगिक समानता में विश्वास था। बेशक से उन्होंने फिलोसफर क्वीन की बात कर दी, कहीं महिला की बात कर दी एक्चुअल में, लेकिन वो समानता लाने के लिए नहीं था। ठीक है, मेन जो इनके सिद्धांत होते थे वो पुरुषों के लिए ही बने थे। अगला टॉपिक है ईस्टर्न वुमेन का मिथक। जो पश्चिमी नारीवादी हैं इन्होंने क्या है, एक इमेज बना ली है, एक काल्पनिक छवि बना ली है ईस्टर्न वुमेन की। ईस्टर्न वुमेन को, यानी जो ईस्ट की वुमेन है उनको कैसा दिखा दिया इन्होंने, कमजोर दिखा दिया कि बहुत कमजोर है, उनकी स्थिति बहुत खराब है, बचाए जाने के योग्य इनको बता दिया इन्होंने। ठीक है, इससे क्या है, पश्चिमी नारीवाद को उच्च दिखाने का मौका मिला कि पश्चिमी नारीवाद है वो कितना बेहतर है, महिलाओं की कितनी सोचता है, महिलाओं के लिए कितना काम करता है, लेकिन पूर्व में महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है, ऐसा इन्होंने दिखाने की कोशिश करी। जो पूर्व की महिलाएं थी इनको वास्तविक संघर्ष और उपलब्धियों को इन्होंने अनदेखा करा है, लेकिन उनको काल्पनिक रूप से उन्होंने ऐसा बताया कि बहुत बुरी स्थिति में है। नेक्स्ट है भारतीय महिला नायिकाओं की उपेक्षा। जो भारत की महिला नायिका थी, ठीक है, उनकी इन्होंने क्या करा, उपेक्षा की है। उपनिवेशवाद और पश्चिमी नारीवाद ने रानी दुर्गावती हो गई, अहिल्याबाई होलकर हो गई, ठीक है, और अन्य जो शक्तिशाली भारतीय महिला थी, इनके योगदान को इन्होंने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, इनके विचारों को इन्होंने महत्व नहीं दिया। उनके उदाहरण बताते हैं कि पूर्व में सशक्त महिलाएं थी पर इतिहास ने इनको दबा दिया, यानी ये क्या बताते हैं कि हमारे पूर्व में महिलाएं तो थी ठीक ठाक, ठीक है, सशक्त थी, मजबूत थी, आवाज भी उठाती थी, लेकिन इतिहास ने उनकी आवाज को दबा दिया। इन्होंने अपने आप को, पश्चिमी नारीवाद को ज्यादा बेहतर बताने का प्रयास किया हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये काफी आसान चैप्टर है बाकी चैप्टरों से, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत आए। बाकी आप कम से कम 2 बार वीडियो को देख के जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। वन शॉट वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।